अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करें जीएसटी के एग्जामिनेशन चैप्टर के बारे में। इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये हमारा सीए फाइनल के वन डे रिवीजन वीडियो है इनडायरेक्ट टैक्स का, जिसमें 15 घंटे के अंदर में मैंने कोशिश की है आपको जीएसटी, उसके बाद कस्टम और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तीनों रिवाइज करवा देने की। आखिर ये वन डे रिवीजन वीडियो का क्या इंपॉर्टेंस है? जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझ में बड़ी आसानी से आ जाता है, लेकिन बड़ा सिलेबस होने के कारण आप कंप्लीट भी नहीं कर पाते हो कई सारे चैप्टर्स, और मल्टीपल रिवीजन करने की तो दूर की बात है। तो आप बार-बार रिवीजन कर सको, इसलिए मैं ये वन डे रिवीजन वीडियोस बना रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियोस के बारे में आपको ज़्यादा जानना हो तो 9771165002 नंबर को आपने सेव कर लिया होगा, उस पे व्हाट्सएप करके मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दोगे, जिसमें अपना नाम और सिटी जरूर लिखोगे, आप एग्जाम कब देने वाले हो ये भी बताओगे। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, जो वन डे रिवीजन वीडियोस की बात हम लोग करेंगे, ये जो चैप्टर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं एग्जामिनेशन चैप्टर में थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन की मुझे जरूरत पड़ेगी आपके लिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हेडफोन लगा लिया होगा और कुर्सी की पेटी बांध ली होगी, जैसा कि प्लेन में कहते हैं, और पूरी तरह से आप तैयार होंगे एग्जामिनेशन चैप्टर को बहुत ही फास्ट कंप्लीट करने के लिए। और न केवल कंप्लीट करोगे बल्कि समझोगे भी और याद भी करोगे आप। इस जो यहाँ पर आप क्रक्स नोट देख रहे हो एग्जामिनेशन चैप्टर का क्रक्स नोट, उसको 6 पेजेस में मैंने पूरा का एग्जामिनेशन चैप्टर जो है यहाँ पर कवर करवाया है। लेकिन मैंने लास्ट में यहाँ पर लिख भी दिया है कि अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो हो सकता है कि ये जो नोट्स है वो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सके। अगर आपको ये नोट चाहिए तो उसके लिए भी आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, व्हाट्सएप करके आप मुझसे ये नोट्स का पीडीएफ ले सकते हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जीएसटी के एग्जामिनेशन चैप्टर के बारे में। जहां तक बात करते हैं कि जो सेक्शन 11 सीजीएसटी एक्ट का होता है, वो बोलता है कि काउंसिल के रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट जो होती है ना, वो जनरल और स्पेशल ऑर्डर से जो है ना एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन दे सकती है। स्पेशल वाला एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस में देगी और जनरल वाला सबके लिए होगा। जनरल वाला पूरा एग्जामिनेशन हो सकता है एब्सोल्यूट 100% बिना किसी कंडीशन के, या फिर कंडीशनल एग्जामिनेशन हो सकता है, होल और पार्ट का एग्जामिनेशन हो सकता है, पूरा का या फिर पार्ट का एग्जामिनेशन हो सकता है, कंडीशनल या विदाउट कंडीशन, होल और पार्ट का जो है ना आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। स्पेशल वाला एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस को बताते हुए ये बताएगा कि कौन से सिचुएशन में या फिर किन लोगों को ये नोटिफिकेशन दिया जा रहा है और किनको ये एग्जामिनेशन मिलेगा। बहरहाल जहां तक बात करते हैं कि मान लीजिए कि अगर पार्ट एग्जामिनेशन मिलता है तो उस सिचुएशन में जो इफेक्टिव रेट होता है वो आप केवल कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 18% का जीएसटी का रेट था, 10% उसमें से एग्जामिनेशन हो गया तो 8% केवल कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है कि जो बाकी में जहां पर भी एग्जामिनेशन मिलता है वहां पर आप टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकते हो और वहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। जहां तक बात करते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन दिया गया है ना, ये जो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन दिया गया है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन इस नोटिफिकेशन के 1 साल के अंतर्गत दिया जा सकता है। और एक सर्कुलर ने बोला कि ये जो क्लैरिफिकेशन जो दिया गया है ना, मान लीजिए ये भी क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन से दिया गया है, तो ये नोटिफिकेशन में भले ही इफेक्टिव डेट कुछ भी लिखा हो, इस नोटिफिकेशन की वैलिडिटी ये वाले पहले वाले एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के दिन से वैलिडिटी मानी जाएगी। यही बात यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। एग्जामिनेशन में भी स्पेशल एग्जामिनेशन या फिर जनरल एग्जामिनेशन हो सकता है। जनरल एग्जामिनेशन का मतलब एब्सोल्यूट या कंडीशनल एग्जामिनेशन, मतलब बिना किसी कंडीशन के या कंडीशन वाला एग्जामिनेशन, जहां पर पूरा या पार्ट एग्जामिनेशन जो है ग्रांट किया जा सकता है। जनरल एग्जामिनेशन जो होता है ऑप्शनल नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस वाला जो स्पेशल एग्जामिनेशन होता है ना, वो आपका ऑप्शनल होता है। सेक्शन 11 में एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसमें बोला गया है कि 1 साल के अंदर में नोटिफिकेशन इशू किया जा सकता है एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर किसी डाउट को दूर करने के लिए। एक सर्कुलर ने बोला कि भले उस नोटिफिकेशन में जो भी इफेक्टिव डेट दिया गया हो उसके बावजूद भी वैलिड होगा नोटिफिकेशन डेट से ही वो आपका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जहां पर एग्जामिनेशन होता है वहां पर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और ना आईटीसी मिलेगा, लेकिन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं अगर पार्टी एग्जामिनेशन है तो उस सिचुएशन में। ये बातें आपने जानी। अब हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है जनरल एग्जामिनेशन में सारी जनरल बातों को कवर कर लिया गया है, जैसे कि आपका आटा चावल दावल जो भी अनब्रांडेड है चीजें, ठीक है, जो कि नेसेसिटी आइटम्स जिसको आप बोल सकते हो, वो सारी बातें कवर कर ली गई है, जिसको हम लोग बाद में आगे भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग कैटेगरी वाइज एग्जामिनेशन की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि हेल्थ सेक्टर का एग्जामिनेशन। तो आपको पता है कि जो चिड़िया होता है या जानवर होता है उसका जो वेटरनरी क्लिनिक होता है वो हेल्थ चेकअप करता है ना, तो वो एग्जेम्प्टेड होता है। उसके बाद जो बच्चों का स्टीम सेल प्रिजर्व करता है ना, कोल्ड ब्लड बैंक जिसको बोलते हैं, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। बायोमेडिकल वेस्ट जो कचरा होता है ना, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जो कचरा बचता है उसका जो ऑपरेटर होता है ना, जिसका ट्रीटमेंट करता है, उसका भी सर्विस एग्जेम्प्टेड होता है। एम्बुलेंस में पेशेंट का ट्रांसपोर्ट करना भी जो है ना वो आपका एग्जेम्प्टेड होता है। फिर जहां तक बात करते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिस या फिर पैरामेडिसिन देता है,
अब ये ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिस क्या होता है वो हम लोग आगे जानेंगे। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस या फिर पैरामेडिसिन देता है हेल्थ केयर सर्विसेज, तो वो भी एग्जेम्प्टेड होता है। अब यहाँ तक बात करते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज होता क्या है, तो हेल्थ केयर सर्विसेज में इंक्लूड होता है डायग्नोस्टिक या फिर ट्रीटमेंट, जो कि आपका इंजरी, इलनेस, डिफॉर्मिटी, एब्नॉर्मलिटी या प्रेगनेंसी को भी इसमें कवर किया गया है, इन सबसे रिलेटेड है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे हेयर ट्रांसप्लांट मैंने करवाया या कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई, ठीक है, जो कि आपको जो बॉडी फंक्शन को रिस्टोर वगैरह करने के लिए नहीं है, बस शौक की चीजें हैं कि भाई बाल बाल आ जाए, ये हो जाए, तो वो सारी चीजें जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं कहलाती है। ठीक है, अब ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में आप जो कुछ भी जानते हो, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, योगा, आयुर्वेदा और सिद्धा और यूनानी, इतनी सारी चीजें आप जानते हो, वो सारे के सारे कवर कर लिए गए हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, हेल्थ केयर सर्विसेज में एनिमल या बर्ड का हेल्थ चेकअप वेटरनरी क्लिनिक के द्वारा, स्टेम सेल का प्रिजर्व करना गोल्ड ब्लड बैंक के द्वारा, उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट करना, एम्बुलेंस में पेशेंट का ट्रांसफर करना। हेल्थ केयर सर्विसेज अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिसिन देता है तो वो सारे एग्जेम्प्टेड होते हैं। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं आगे की कहानी की चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर के बारे में, जो आपको चैरिटेबल रिलीजियस सेक्टर याद आते के साथ आपको सेक्शन नंबर 12A जिसमें आपने जो है ना इनकम टैक्स में पढ़ा होगा वो याद आता होगा। तो यहाँ वहां पर भी जो आपका एक्टिविटीज था, जो चैरिटेबल एक्टिविटीज में योगा इंक्लूड था, यहाँ पर भी बोला कि जो योगा इंक्लूड करते हुए जो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज होती है उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि रिलीजियस सेरेमनी या एक्टिविटी कंडक्ट करता है अगर ये ऑर्गेनाइजेशन, तो भी आपका जो है एक्सक्लूड होगा। फिर बोलता है कि अगर कोई स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैलाश मानसरोवर या फिर हज पिलग्रिम्स का सर्विस देता है, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ही केवल कैलाश मानसरोवर या फिर हज पिलग्रिम्स का ले जाने का सर्विस देता है, ठीक है, आपको यात्रा वगैरह करवाता है, तो वो भी एग्जेम्प्टेड होता है। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि अगर जनरल पब्लिक के लिए और चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा मैनेज किया गया प्रीमाइसेस है, इसको ये लोग रेंट पे देते हैं, उसको ये लोग रेंट पे देते हैं, तो वो एग्जेम्पशन होगा। फिर अगर ये लोग रूम चैरिटेबल वाले अगर रूम रेंट पर देते हैं तो 1000 रुपए पर डे से ज्यादा अगर चार्जेस होगा तो फिर एग्जेम्पशन नहीं होगा, ठीक है, एग्जेम्पशन नहीं होगा। फिर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि उनके पास कोई प्रीमाइस है, जो कमर्शियल हॉल है, कल्याण मंडप है, ओपन एरिया है, शॉप है या फिर अदर स्पेस है, अगर उसको 10,000 से ज्यादा लेते हैं, ठीक है, 10,000 से ज्यादा लेते हैं, कल्याण मंडप वगैरह में तो एक ही बार बुकिंग होता है तो 10,000 से ज्यादा लेते हैं, या फिर अदरवाइज जो शॉप वगैरह महीने पे लेते हैं वो 10,000 से ज्यादा लेते हैं, तो एग्जेम्पशन नहीं होगा। तो नो एग्जेम्पशन दो केस में देखें। तो हम लोगों ने चैरिटेबल रिलीजियस सेक्टर के बारे में बात की कि 12AA वाला इनकम टैक्स वाला जो चैरिटेबल एक्टिविटी करता है इंक्लूडिंग योगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। रिलीजियस सेरेमनी या एक्टिविटी कंडक्ट करना है स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन अगर कैलाश मानसरोवर या हज पिलग्रिम्स को एग्जेम्प्टेड होगा। रेंटिंग ऑफ प्रेमिसेस अगर जनरल पब्लिक के लिए है और चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट द्वारा ओन या मैनेज है तो उस सिचुएशन को एग्जेम्पशन होगा। लेकिन दो केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, अगर रूम रेंट 1000 रुपए पर डे से ज्यादा का है या फिर 10,000 या 10,000 या उससे ज्यादा का प्रीमाइस कमर्शियल हॉल, कल्याण मंडप, ओपन एरिया, शॉप वगैरह सबके नाम पे लिया जाता है। तो ठीक है, ये बातें हम लोग ने जानी। अब हम लोग बात करते हैं लीगल सेक्टर के बारे में। लीगल सेक्टर में 3 लोगों के बारे में जानेंगे, एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के बारे में जानेंगे, दूसरा हम लोग एडवोकेट के बारे में जानेंगे, ठीक है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के बारे में जानेंगे, एडवोकेट के बारे में जानेंगे और सीनियर एडवोकेट को मैंने अलग कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ही आपका सर्विस दिया जाता है। जब हम लोग बात करते हैं कि नॉन बिजनेस एंटिटी, एक तो बिजनेस एंटिटी नहीं है उसको सर्विस दिया जाता है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस दिया जाता है। गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस दिया जाता है, ये 5 सरकारी संस्था को सर्विस दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि एक बात करते हैं कि बिजनेस एंटिटी को भी दिया जाता है लेकिन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर लिमिट बताया गया है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर लिमिट के हिसाब से वो लायबल ही है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो होता है ना, ये नॉन बिजनेस एंटिटी को या फिर अगर बिजनेस एंटिटी पिछले साल में लायबल ही नहीं था, यानी कि छोटा बिजनेस एंटिटी था उनको, या फिर ये सरकार लोगों को सर्विस देता है तो एग्जेम्प्टेड होता है। बाकी केस में आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का सर्विस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर में आपने देखा होगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रेसिपिएंट लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए। अब जहां तक बात करते हैं कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल यहाँ पर बताते हैं और लिखते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग फर्म ऑफ एडवोकेट, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने सीनियर एडवोकेट को एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट सीनियर एडवोकेट। अब ये सीनियर एडवोकेट क्या होता है, जैसे कि नाम प्रणाली हो गया, ठीक है, तो सीनियर एडवोकेट को हमने एक्सेप्ट इसलिए कर दिया, वो उनके एक्ट के हिसाब से होता है, लॉ के कानून के हिसाब से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन बिजनेस एंटिटी को अगर ये सर्विस दिया जाता है, ये सरकार लोगों को दिया जाता है या फिर नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन उनको दिया जाता है तो एग्जेम्प्ट होगा। उसके अलावा बोला कि ये एडवोकेट लोग अगर दूसरे एडवोकेट को भी सर्विस देते हैं, अदर एडवोकेट
अदर इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट को भी सर्विस देते हैं ना, तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट होगा। ये चारों के बारे में बोल दिया गया कि एग्जाम्प्ट होगा। अब यहाँ पर इस चीज को मिटा के हम अगर सीनियर एडवोकेट लिखते हैं, अगर हम लोग इस चीज को मिटा देते हैं और यहाँ पर पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में 3 लोगों को देख लिया, फिर इंडिविजुअल एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट में 4 लोगों को देख लिया, अब आते हैं सीनियर एडवोकेट की कहानी के बारे में, सीनियर एडवोकेट की कहानी के बारे में। सीनियर एडवोकेट अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो एग्जाम्प्ट होगा, सरकार लोगों को सर्विस देता है तो एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन ये आपका क्या बोलते हैं उसको, हाँ, नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन इन प्रीवियस ईयर में भी आपका एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। नॉट लायबल टू प्रीवियस रजिस्ट्रेशन के लायबल है प्रीवियस ईयर में, उसमें भी एग्जाम्प्टेड होगा। लेकिन अदर फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देगा तो उसको वहां पर नहीं डाला गया है। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि एग्जाम्पशन इन लीगल सेक्टर जो है आप लोगों ने समझ लिया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग करना, तो आपको पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग करना होता है, उसमें अगर गवर्नमेंट को भी रेंटिंग करती है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका जो है टैक्सेबिलिटी आ जाता है। लेकिन रेसिडेंशियल यूज या ड्वेलिंग के लिए अगर दिया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग, या फिर होटल इन कैंपसाइट या अगर रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए देता है और रेंट 1000 या उससे कम है, तो उस सिचुएशन में एग्जम्पशन नहीं होगा, उस सिचुएशन में एग्जम्पशन होगा, 1000 या उससे कम एग्जम्पशन होगा, और उसके बाद जो रेसिडेंशियल या ड्वेलिंग पर्पस के लिए एग्जम्पशन होगा। लेकिन उसके अलावा बताया गया है कि अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के चैप्टर को अगर आप याद करते हो तो आपको याद आएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी, ये लोग अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंटिंग करने का सर्विस देती है, रजिस्टर्ड पर्सन को देती है तब तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, अदर को देती है तब तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से ये सरकार लोग ही टैक्स देगा, ये सरकार लोग ही टैक्स देगा, ठीक है। ये मैंने आपको कौन सा चैप्टर याद दिलाया, ये मैंने आपको याद दिलाया आपका जो चार्जेस अंडर जीएसटी चैप्टर था वो। अब हम लोग बात करते हैं एंटरटेनमेंट सेक्टर के बारे में। एंटरटेनमेंट सेक्टर में पहला बोलता है म्यूजिक, डांस, थिएटर। अगर क्लासिकल या फोक आर्ट का है तो म्यूजिक, डांस या थिएटर क्लासिकल या फोक आर्ट का है तो वो एग्जम्प्टेड होगा। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि जो डांस और थिएटर में क्या बोला ना कि अगर 1.5 लाख से ज्यादा कंसिडरेशन दिया जा रहा है जो लोग डांस या थिएटर परफॉर्मेंस करके दिखाया आपको, या फिर वो लोगों का एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो है बुलाया गया है, तो उस दो परिस्थिति में जीएसटी लगेगा, एग्जम्पशन नहीं होगा। बाकी केस में म्यूजिक, डांस और थिएटर और क्लासिकल या फोक आर्ट के लिए तो वो एग्जम्प्टेड होता है, लेकिन टैक्सेबल हो जाएगा अगर कंसिडरेशन 1.5 लाख से ज्यादा हो या फिर कंसिडरेशन एज ए ब्रांड एम्बेसडर दिया जाए। फिर यहाँ पर एंटरटेनमेंट में जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको भी सुरक्षा देने के लिए जो है ना वो मॉन्यूमेंट्स अंडर स्पेसिफाइड एक्ट, इसके लिए कोई जो मॉन्यूमेंट्स को सुरक्षा करने के लिए कोई भी जो है ना आपका कंसिडरेशन चार्ज वगैरह किया जाता है तो एग्जम्प्टेड होता है। फिर बोला गया कि कुछ केस में 500 रुपए तक का टिकट जो होता है ना वो एग्जम्प्टेड होता है, जैसे कि उसमें सर्कस, डांस, अवार्ड, कंसर्ट, उसके बाद जो है ना वो आप प्लानिटोरियम देखने के लिए गए, थिएटर में ड्रामा या फिर बॉलीवुड देखने के लिए गए, या फिर स्पोर्टिंग इवेंट। देखिए यहाँ पर भी स्पोर्टिंग इवेंट जो है कवर किया गया है, ठीक है, स्पोर्टिंग इवेंट कवर किया गया है। लेकिन स्पोर्टिंग वाला जो हम लोगों का कैटेगरी है उसमें हम लोग इस बात को समझेंगे कि स्पोर्टिंग सेक्टर में किसका किसका एग्जम्पशन होता है। वैसे यहाँ पर 500 रुपए तक के टिकट के लिए स्पोर्टिंग देखने के लिए जाओगे ना, कोई स्पोर्ट्स देखने के लिए जाओगे तो एग्जम्प्टेड होता है। तो याद है इतनी सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर लिमिट नहीं दिया गया। म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और टाइगर रिजर्व, ये जो 4 आइटम है ना उस म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इसमें 500 रुपए वाला भी लिमिट नहीं दिया गया है, डायरेक्ट वो एग्जम्पशन हो जाएगा। फिर बात करते हैं जो 12 डबल वाली चैरिटेबल एंटिटी ना, अगर वो आर्ट, कल्चर या स्पोर्टिंग का ट्रेनिंग या रिक्रिएशनल एक्टिविटी करती है, तो मतलब ट्रेनिंग देती है या रिक्रिएशन एक्टिविटी करती है, किस चीज का, आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स का, कौन करता है, ये 12 डबल ए वाला चैरिटेबल या रिलीजियस इनकम टैक्स एक्ट वाला जो था, तो उस सिचुएशन में वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें कि जो आपका म्यूजिक, डांस, थिएटर, क्लासिकल या फोक आर्ट वाला, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्टेड होता है एक्सेप्ट 1.5 लाख से ज्यादा कंसिडरेशन या एज ए ब्रांड एम्बेसडर। फिर मोन्यूमेंट्स को सुरक्षा करने के लिए जो चार्जेस वगैरह सब लिए जाते हैं, जो कलेक्शन किया जाता है, वो एग्जेम्प्टेड होता है। फिर 500 रुपए तक का टिकट कुछ केस में सर्कस, डांस, अवार्ड, कंसर्ट, उसके बाद जो है ना प्लानिटोरियम देखना, थिएटर में ड्रामा या फिर बॉलीवुड देखना, स्पोर्टिंग इवेंट 500 रुपए तक का टिकट कटा के, तो फिर वो एग्जेम्प्टेड होता है 500 रुपए पर पर्सन। उसके बाद म्यूजिक, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और टाइगर रिजर्व तो अभी एग्जेम्प्टेड कर दिया। 12 डबल ए का एंटिटी अगर आर्ट, कल्चर या फिर स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज देता है तो वो सर्विस भी एग्जेम्प्टेड होता है। तो एंटरटेनमेंट सेक्टर भी आपने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि रेलवे, वेसल और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर ये नोटिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्ट करेगी ना तो वही एग्जेम्प्टेड होगा। तो ये तीनों का नाम आते के साथ आपको याद आना चाहिए कि भाई साहब ये रेलवे, वेसल
और आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर ये नोटिफाइड सप्लाई करेगी ना तो वो हमेशा एग्जेम्प्टेड होगा। अब नेट नोटिफाइड सप्लाई तो ऑब्वियसली बात है कि आपका ऑब्वियसली ये नेसेसिटी गुड्स होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, विक्टिम के लिए रिलीफ मटेरियल हो गया, ठीक है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि न्यूज़पेपर और मैगजीन भी यहाँ पर आता है, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट भी यहाँ पर आता है। उसके बाद आटा, चावल, दाल, फूड ग्रेन, फ्लोर, पल्सेस और लाइक ये सब तो आएगा ही आएगा। तो रेलवे बेसिकली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा। अब यहाँ पर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वर्ड पर मैं आपको गौर दिलवाना चाहूं कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और कोरियर एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के केस में इन दोनों को ही केवल जीएसटी के दायरे में रखा गया, इन दोनों का ही केवल टैक्स लगता है। वो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में साफ साफ बोल दिया गया, जो कि आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा कि सिंगल कंसाइनी में अगर 1500 रुपए तक का पेमेंट लेते हो, अप टू 1500 रुपए तक का पेमेंट सिंगल कंसाइनी में, तो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर सिंगल कैरेज हो गया, जैसे कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी का दाम आप ये 750 है और सिंगल कैरेज में 1500 अप टू 1500 लेते हो तो वो एग्जेम्प्ट होगा। तो ये बात आपने जानी, यानी कि नोटिफाइड गुड्स के बारे में देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, विक्टिम रिलीफ मटेरियल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट और दूध, चावल, चना वगैरह वगैरह सब होता है, वो सब इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन हो गया और डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट, ये सब नोटिफाइड गुड्स तीन चीजों से, तीन साधन से, रेलवे, वेसल और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। याद रहे, रेलवे, वेसल और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। नोटिफाइड गुड्स जैसे ही मैंने बोला, आगे चल के आपका रेलवे भी आएगा, वेसल भी आएगा और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी आएगा। वैसे मैंने नोटिफाइड गुड्स बोला तो आपको ये सब जो है ऑर्गेनिक मैन्योर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये सब ऐसा ऐसा करके याद आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट में रोड के द्वारा ट्रांसपोर्ट करने वाला। रोड के में हम लोग या तो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। गुड्स के केस में अभी मैंने आपको बताया कि केवल जीटीए और कोरियर एजेंसी के केस में जो है टैक्स लगता है, जीटीए और कोरियर एजेंसी के केस में टैक्स लगता है। जीटीए के केस में भी बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि सिंगल कंसाइनी है तो 750 रुपया पर कंसाइनी तक एग्जाम्प्ट होता है अगर लेते हो तो, और अगर सिंगल कैरेज के हिसाब से जाते हो तो 1500 रुपया पर कैरेज, 1500 रुपया पर कैरेज। कंसाइनी के हिसाब से सिंगल कंसाइनी का 750 रुपया और कैरेज के हिसाब से पर कैरेज आपका 1500 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। अगर उतना ही चार्ज ले तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब हम लोग रोड से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपका जो एक होता है स्टेज कैरेज, स्टेज कैरेज जो आपका जो है ना वो सिटी बस चलते रहता है, स्टेज कैरेज। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, जो कि आपको एक पॉइंट से उठाता है दूसरे पॉइंट पर आपको जाकर ड्रॉप कर देता है, वो बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। एक तरह का जो है पॉइंट टू पॉइंट सर्विस उसको आप बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। एक स्टेज कैरेज, एक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट अगर रोड से करने की बात करते हैं तो स्टेज कैरेज जो होता है ना उसमें एसी हमेशा टैक्सेबल होगा, एयर कंडीशन, स्टेज कैरेज में एयर कंडीशन हमेशा टैक्सेबल होगा। स्टेज कैरेज में एसी हमेशा टैक्सेबल होगा, एसी वाला हमेशा टैक्सेबल होगा। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि कभी भी स्टेज पे आप जाओगे ना और एसी का हवा आपको लग गया ना तो मतलब आपको टैक्स लग जाएगा, ठीक है। स्टेज कैरेज में एसी वाला टैक्सेबल होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की बात करते हैं ना तो एसी हमेशा टैक्सेबल होता है, एसी हमेशा टैक्सेबल होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में आप एक बात ये मान के चलो कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है ना, आपको पॉइंट टू पॉइंट सर्विस दे रहा है ना, तो नॉन एसी भी टैक्सेबल होगा, लेकिन एक ही शर्त पर टैक्सेबल होगा। अगर मान लीजिए आपने जो है ना टूर वगैरह के लिए लेके रखा है तो नॉन एसी टैक्सेबल कब होगा, जब टूर, चार्टर या हायर पर्पस के लिए लेके रखा है। नॉन एसी टूर, चार्टर या फिर हायर करके लेके रखा है तो ही आपका टैक्सेबल होगा। स्टेज कैरेज केवल एसी है तब टैक्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जब एसी है तब तो टैक्सेबल ही, नॉन एसी है तो टूर, चार्टर या फिर हायर के केस में टैक्सेबल। फिर हम लोग बात करते हैं कि मोटर कैब, रेडियो टैक्सी हमेशा टैक्सेबल होता है, मोटर और रेडियो टैक्सी हमेशा टैक्सेबल होता है। लेकिन मीटर कैब और ऑटो रिक्शा हमेशा एग्जेम्प्टेड होता है। मोटर कैब, रेडियो टैक्सी हमेशा टैक्सेबल, मीटर कैब, ऑटो रिक्शा हमेशा एग्जेम्प्टेड। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना किस चीज के बारे में, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। रोड ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया गुड्स और पैसेंजर। गुड्स में मैंने बताया जीटीए और कोरियर केवल टैक्स होता है, जीटीए में भी सिंगल कंसाइनी 750 तक एग्जेम्प्टेड और सिंगल कैरेज 1500 रुपए तक एग्जेम्प्टेड। पैसेंजर में मैंने बोला स्टेज कैरेज एसी है तो ही टैक्सेबल, नहीं तो नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में मैंने बोला एसी तो है, टैक्सेबल होगा ही स्टेज कैरेज की तरह, नॉन एसी केवल टूर, चार्टर या हाई पर्पस के लिए तो टैक्सेबल। मोटर कैब और रेडियो टैक्सी हमेशा टैक्सेबल, मीटर और ऑटो रिक्शा जो है वो हमेशा एग्जेम्प्टेड, ठीक है। ये बात हमने जानी। अब हम लोग रेलवे की बात करते हैं। मैंने आपको बोला था जीटीए के बारे में, जीटीए के आते के साथ मैंने आपको बोला था नोटिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्ट तो एग्जेम्प्टेड। नोटिफाइड गुड्स में आपने बहुत सारे गुड्स यहाँ पर देखे थे, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, विक्टिम रिलीफ मटेरियल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट और दूध, चना, आटा, दाल, ये सब देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका रेलवे में अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हो और पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट करते हो तो गुड्स का ट्रांसपोर्ट जो होता है ना रेलवे से करोगे ना तो मालगाड़ी हमेशा टैक्सेबल, हमेशा टैक्सेबल, मालगाड़ी हमेशा टैक्सेबल। यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज टैक्सेबल एक्सेप्ट नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स तो क्या
क्या होता है वो आपने जान ही लिया। अब रेलवे से अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करता है, रेलवे से अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करता है तो मेट्रो, मोनो और ट्रामवे, मेट्रो रेल, मोनोरेल और ट्रामवे, ठीक है, मेट्रो रेल, मोनोरेल और ट्रामवे हमेशा एग्जेम्प्ट होता है, एसी लगा हो या नहीं लगा हो। जाहिर सी बात है कि मेट्रो और मोनो में तो लगा ही होगा एसी, और कोलकाता में जो ट्रामवे आप चलते देखते हो उसमें जरूरी नहीं एसी हो। तो मेट्रो, मोनो और ट्रामवे एग्जेम्प्टेड वेदर एसी और नॉट। उसके जहां तक बात करते हैं कि अगर इंडियन रेलवे का एसी या फर्स्ट क्लास है तो ही आपका जो है वो टैक्सेबल होता है, बाकी स्लीपर और जनरल बोगी एग्जेम्प्टेड होता है। तो इंडियन रेलवे का एयर कंडीशन और फर्स्ट क्लास केवल टैक्सेबल होता है। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय रेल भी आपने देख लिया कि गुड्स हमेशा टैक्सेबल एक्सेप्ट नोटिफाइड गुड्स। पैसेंजर, मेट्रो, मोनो, ट्रामवे हमेशा एग्जेम्प्टेड, और इंडियन रेलवे में एसी और फर्स्ट क्लास केवल जो है वो आपका टैक्सेबल, और बाकी स्लीपर और जनरल बोगी सब एग्जेम्प्टेड। अब हम लोग बात करते हैं कि वाटर के द्वारा सप्लाई में कहाँ कहाँ टैक्स लगता है। तो वाटर में आपका एक होता है इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटर में साफ साफ बोल दिया गया कि इनलैंड वाटरवे हर हाल में एग्जेम्प्टेड होता है। जी हाँ, इनलैंड वाटरवे में बोला गया कि भैया हर हाल में एग्जेम्प्टेड होता है। अब यहाँ पर जहां तक बात करते हैं कि आपका एक तो होता है वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करोगे तो वो आपका जो है ना, वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करोगे तो यहाँ पर गुड्स का ट्रांसपोर्ट होगा या पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट होगा। पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट में बोला गया कि केवल टूरिज्म पर्पस के लिए होगा ना वेसल, तो ही टैक्सेबल होगा। टूरिज्म पर्पस के लिए वेसल होगा। जैसे कि मान लो कि क्रूज से आप जाते हो मुंबई से गोवा, ठीक है, समुद्र से जाते हो बंबई से आप गोवा, तो वेसल से जाते हो तो उसका मतलब आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हो, तो वो पैसेंजर के केस में टैक्सेबल होगा। अब जब गुड्स के केस की बात आती है ना, तो गुड्स के केस में ना हम लोग यहाँ पर दो तीन बातें समझते हैं। गुड्स के केस में जो जीएसटी है ना, उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शब्द का मीनिंग कुछ और है, मतलब कुछ एग्जेम्पशन वगैरह से कनेक्शन है उसका, कुछ सेक्शन से कनेक्शन है उसका, इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और उसके बाद कोस्टल ट्रांसफर, ये तीनों केस की बात हम लोग करते हैं। वेसल के केस में तीनों केस की बात करते हैं। अब जहां तक बात करते हैं कि इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि आउटसाइड इंडिया से टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया, भारत के बाहर से कस्टम स्टेशन इन इंडिया लाना, वेसल के केस में टैक्सेबल हो जाता है। जी हाँ, इंपोर्ट वेसल के केस में टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन एयर के केस में एग्जेम्प्टेड होगा। जी हाँ, एयर के केस में एग्जेम्प्टेड होगा, इंपोर्ट एयर के केस में एग्जेम्प्टेड होगा। इंपोर्ट में आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, जीएसटी लॉ में इंपोर्ट शब्द नहीं इस्तेमाल करना है आपको बोलना है आउटसाइड इंडिया से कस्टम स्टेशन इन इंडिया तक लाना। वेसल के केस में टैक्सेबल, एयर के केस में एग्जेम्प्टेड। अब कोस्टल ट्रांसफर का मतलब भारत के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर ले जाना हमेशा टैक्सेबल वेसल से। तो ये आपने देख लिया, यहाँ भी टैक्स भैया लग गया, यहाँ भी टैक्स लग गया। अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब बोला हम, एक्सपोर्ट तो मैंने यूज किया बस ऐसे ही, सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में जीरो रेट सप्लाई वगैरह सब आता है, इसलिए उसको एक्सपोर्ट वर्ड नहीं बोलेंगे, पर मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर कस्टम स्टेशन इन इंडिया से किसी भी प्लेस आउटसाइड इंडिया में ले जाना, भारत के कस्टम स्टेशन से भारत के बाहर ले जाना, वो बोला कि आपका 31 सितंबर 2021 तक एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, वेसल से एग्जेम्प्टेड होगा और एयर से एग्जेम्प्टेड होगा। ये फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट करके बोला गया। पहले यहाँ पर 31 सितंबर 2020 लिखा हुआ था। ठीक है, गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इनलैंड वाटरवे हमेशा एग्जेम्प्टेड। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वेसल के थ्रू केवल टैक्सेबल होता है जब टूरिज्म पर्पस के लिए होता है तब। गुड्स ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने देख लिया, एक शब्द मैंने आपको बोला कि इंपोर्ट, और दूसरा शब्द मैंने आपको बोला एक्सपोर्ट, और तीसरी बात मैंने आपको बोली कोस्टल ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट थ्रू एयरलाइन में सेम गुड्स की कहानी जो आती है ना, वो कहानी आपका एयरलाइन के केस में आती है। गुड्स की कहानी जो होता है ना, वो सेम एज वेसल होता है, लेकिन पैसेंजर की कहानी की बात हम लोग करते हैं। एयरलाइन के केस में गुड्स एक होता है आपका गुड्स और एक होता है पैसेंजर। गुड्स में हम लोगों ने यहाँ पर तीन बातें देखी थी। आपका एक इंपोर्ट में यहाँ पर देखा था, एक आपका जो इंपोर्ट हो गया, इसमें यहाँ पर देखा था कि एयर के केस में एग्जेम्प्ट होता है, कोस्टल ट्रांसफर यहाँ पर जो है टैक्सेबल हो जाएगा, और एक्सपोर्ट में आपने देखा कि 31 सितंबर 2021 तक जो है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। उसके जहां तक पैसेंजर की बात हम लोग करते हैं, तो पैसेंजर की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो पैसेंजर ज्यादातर केस में, सब केस में लगभग टैक्सेबल होता है, लेकिन पैसेंजर में एयर में अगर इम्बार्क और टर्मिनेट करता है, ध्यान रहे इस बात का, इम्बार्क या टर्मिनेट करता है, स्टार्ट या एंड पॉइंट है आपका कहां पर, तो यहाँ पर जो है ना मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, छूट गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये सब जगह से मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उसके बाद डबल ए है, और उसके बाद जो है नागालैंड है। ठीक है, तो ट्रिपल एम, डबल ए और एन।
ठीक है, तो इसमें हम लोगों को बात करनी ये बात पर टर्मिनेट करता है इस पोर्ट या एयरपोर्ट पर, तो उस सिचुएशन में एग्जेम्पशन हो जाएगा एयरलाइन के मामले में। अदर के केस में टैक्सेबल होगा, लेकिन एक और मामला है जिसमें जो है एग्जेम्प्टेड होता है। अगर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत RCS, इसको मैं बोल रहा हूँ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम होता है। इसमें क्या होता है ना कि जो एयरपोर्ट को ना जो बोलता है कि कम चार्जेस मिलते हैं, उसका जो घाटा होता है ना, जिसको बोलते हैं कि विजिबिलिटी गैप बोलते हैं, विजिबिलिटी गैप जो थी ना वो सरकार बियर करती है। और विजिबिलिटी गैप जो एयरपोर्ट को आया, सरकार से जो पैसा आ गया कि भैया उस कनेक्टिविटी स्कीम को, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को बोलती है कि भाई इस रीजन से कनेक्ट करने की वजह से आप उस सर्विस को एयरपोर्ट को बोलती है। तो एयरपोर्ट क्या करता है ना कि बदले में सरकार से कुछ चार्जेस लेता है, वो चार्जेस एग्जेम्प्टेड होता है। जी हाँ, वो चार्जेस एग्जेम्प्टेड होता है। मिसलेनियस हेड में भी आपको ये बात मैंने लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि ट्रांसपोर्ट थ्रू एयरलाइंस में की कहानी आपने देखी। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ कहानी की आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, आपने देखा था गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रेलवे, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रेलवे, और आपका एक और मामला था जिसमें आपका एग्जेम्प्टेड था नोटिफाइड गुड्स के मामले, जो कि शुरू में ही हम लोगों ने देखा था। रेलवे वेसल और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नोटिफाइड गुड्स के मामले में एग्जेम्प्टेड होता है। उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी था। तो नोटिफाइड गुड्स है और रेलवे वेसल या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो एग्जेम्प्टेड होगा। उसके जहां तक बात करते हैं कि आपका यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सर्विस के बारे में। तो एग्रीकल्चर सर्विस के बारे में आता है पहले प्लांट कल्टीवेशन और ऑल टाइप ऑफ एनिमल का रियरिंग करना, पालन पोषण करना, एक्सेप्ट हॉर्स का रियरिंग करने को छोड़कर बाकी कोई भी जानवर का पालन पोषण करते हो और आप कल्टीवेशन करते हो। कल्टीवेशन किस चीज का? फाइबर, फ्यूल, फॉरेस्ट, रॉ मटेरियल या कोई भी चीज का कल्टीवेशन करते हो क्या, कोई भी प्लांट का। और ऑल टाइप ऑफ एनिमल का रियरिंग एक्सेप्ट हॉर्स, तो वो आपका क्या होता है, ऑल लाइफ फॉर्म का जो है ना रियरिंग करना, पालन करना, वो आपका एग्जेम्प्टेड होता है। प्लांट कल्टीवेशन जो है एग्जेम्प्टेड होता है। फिर जहां तक बात करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विदाउट प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग अगर इसेंशियल कैरेक्टर नहीं बदलता हो, अगर प्रोसेसिंग इसेंशियल कैरेक्टर नहीं बदलता हो, ठीक है। इसेंशियल कैरेक्टर कैसे बदल जाता है? जैसे कि मान लीजिए कि पोटैटो है तो उसका चिप्स बन गया, ठीक है, पोटैटो चिप्स बन गया, तो वो इसेंशियल कैरेक्टर बदल गया। टोमेटो है तो केचप बना दिया, ठीक है, तो ये इसेंशियल कैरेक्टर जो है ना वो बदल दिया। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर बोलता है कि डज नॉट अल्टर इसेंशियल कैरेक्टर, ठीक है। ऐसा प्रोसेस ही केवल जो कि आपका प्राइमरी मार्केट के लिए केवल उसको यूजेबल बनाता है, वैसे प्रोसेस और बिना प्रोसेस वाला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्टेड है। बिना प्रोसेस वाला एज सच जो कि किसान निकाला, उसके बाद जो अगर इसेंशियल कैरेक्टर नहीं बदलता है, केवल प्राइमरी मार्केट के ले जाने लायक है, तो ही वो आपका जो है एग्जेम्प्टेड होता है। लेकिन कुछ प्रोसेस को बोल दिया भैया, साफ साफ नोटिफाई करके बोले कि कुछ प्रोसेस भी एग्जेम्प्टेड होता है। जी हाँ, कुछ एग्रीकल्चर प्रोसेस एग्जेम्प्टेड होता है, कुछ एग्रीकल्चर प्रोसेस एग्जेम्प्टेड होता है, जिसमें एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू कल्टीवेशन, कोई ऐसा प्रोसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू कल्टीवेशन है या हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि प्लांट या सीड का टेस्टिंग करना, ठीक है, फर्म का क्या बोलते हैं उसको, फार्म लेबर सप्लाई करना, उसके बाद कटिंग करना, ड्राई करना, या इसेंशियल कैरेक्टर जो नहीं बदलता है वो एक्टिविटी केवल करना, वो प्रोसेसिंग करना जो कि प्राइमरी मार्केट तक जाने के लिए फिट बनाता है, ऐसे प्रोसेस वाले भी एग्जेम्प्टेड होंगे। तो पहले बोला कि विदाउट प्रोसेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्टेड, दूसरा बोला कि जो इसेंशियल कैरेक्टर नहीं बदलता है वो प्रोसेस एग्जेम्प्टेड, और तीसरा कुछ नोटिफाइड प्रोसेस एग्जेम्प्टेड, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कहानी इतनी लंबी चौड़ी को मैंने एक साथ करके आपको दिखाया, ठीक है। इवन यहाँ पर बोला गया है, प्रोसेस में बोला गया है कि रेंट एग्रो मशीन या फिर वैकेटेड लैंड का किराए पर देना विद और विदाउट इंसिडेंटल स्ट्रक्चर, ये भी आपको कवर किया गया है इसी प्रोसेस में ही, कि किराए पर देना भी जो है ना आपका एग्रो मशीन का या वैकेटेड लैंड का विद और विदाउट इंसिडेंटल स्ट्रक्चर, ये भी आपको एग्जेम्प्टेड किया गया है। यहाँ तक की बात हम लोगों ने देखी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस के बारे में। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का अनलोड करना, लोड करना, स्टोरेज करना या वेयर हाउस करना, ये भी एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। लोड अनलोड, ठीक है, ये सब करना भी जो है आपका एग्जेम्प्टेड होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसको आप एपीएमसी बोलते हो, एपीएमसी बोलते हो, या फिर इसका बोर्ड होता है या कमीशन एजेंट होता है। तो उन लोगों के द्वारा सेल परचेज करना भी आपका एग्जेम्प्टेड होता है, उन दोनों के द्वारा भी सेल परचेज करना आपका एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन
एक होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, जैसे कि आपका कॉल सेंटर हो गया, ठीक है। वैसे किसानों के लिए कॉल सेंटर होता है जो कि नॉलेज एजुकेशन या ट्रेनिंग देता है, तो वो सर्विस देना भी एग्जेम्प्टेड होता है, वो सर्विस देना भी आपका एग्जेम्प्टेड होता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का नेशनल सेंटर होता है कोल्ड चेन डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उनका सर्विस भी एग्जेम्प्ट होता है। स्टोर और वेयर हाउस करना किसको, पल्स को, फ्रूट को, नट्स को, वेजिटेबल को, स्पाइसेस को, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको को, ये सारी चीजें एग्जेम्प्टेड होती है, ये सारी चीजें एग्जेम्प्टेड होती है स्टोर या वेयर हाउस करना। तो ये सारी कहानी आपकी आती है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने मुख्य तौर पे जाना कि प्लांट का कल्टीवेशन और हॉर्स को छोड़कर सारे जानवर का रियरिंग करना, ये आपका एग्जेम्प्टेड होता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में अगर प्रोसेसिंग नहीं है या फिर एसेंशियल कैरेक्टर बदलने वाला प्रोसेसिंग नहीं है या फिर नोटिफाइड प्रोसेसिंग केवल है, तो उस सिचुएशन में ही आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्टेड होता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस जो है ना, कॉल सेंटर वाला जो मैंने बोला वो एग्जेम्प्टेड होता है। नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डिपार्टमेंट, स्टोर या वेयर हाउस करना, लोड अनलोड करना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, ये सब एग्जेम्प्टेड होता है। एग्रीकल्चर फार्म पर कटिंग करना, ड्राई करना, इसेंशियल कैरेक्टर को जोड़ना बदलना, वो प्रोसेस करना एग्जेम्प्टेड होता है। एग्रो मशीन या वैकेटेड लैंड को विद और विदाउट इंसिडेंटल स्ट्रक्चर रेंट पर देना या लीज करना एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद तक बात करते हैं कि आपका सेल परचेज अगर एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी या बोर्ड के द्वारा या कमीशन एजेंट के द्वारा, तो वो एग्जेम्प्टेड होता है। साफ सफाई करना वेयर हाउस में, फेमिगेशन वगैरह सब जिसको बोलते हैं, वो भी एग्जेम्प्टेड होता है। फिर जहां तक बात करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोसेस से रिलेटेड है या फिर उससे इंसिडेंटल है या इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोसेस है, तो वो सारी चीजें भी आपका एग्जेम्प्टेड होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में। अगर मान लीजिए कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट लेकर लोन डिपॉजिट या एडवांस का जो कंसिडरेशन है, लोन डिपॉजिट या एडवांस का एक्सटेंशन करने का, ठीक है, वो आपका रिप्रेजेंट करता है उसका कंसिडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट से, तो ये एग्जेम्प्ट होता है। एक्सटेंशन ऑफ लोन डिपॉजिट और एडवांस जिसका कंसिडरेशन इंटरेस्ट या डिस्काउंट बोलकर हो, वो आपका फाइनेंशियल सेक्टर में एग्जेम्प्टेड होता है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड या फिर अदर कार्ड जितने भी होते हैं ना, उससे सेटलमेंट 2000 तक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, अदर कार्ड, तो 2000 तक का जो एग्जेम्प्टेड होता है। फिर बात करते हैं कि अगर सेल परचेज होता है फॉरेन करेंसी का, बैंक का आपस में, बैंक का इंटर से यानी कि आपस में सेल परचेज करना या फिर ऑथराइज्ड डीलर के साथ सेल परचेज करना, ठीक है, तो उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो आपका एग्जेम्प्टेड होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल सेक्टर के बारे में। एजुकेशनल सेक्टर की बात जब भी आती है तभी भी बाय एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, बाय एजुकेशन सेक्टर आपको याद आना चाहिए, टू एजुकेशन सेक्टर आपको याद आना चाहिए, और एजुकेशन सेक्टर, और तीसरा टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर का मतलब क्या होता है। एजुकेशनल सेक्टर का मतलब होता है आपका, एजुकेशन सेक्टर का मतलब का प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल जो है ना, और इक्विवेलेंट, ठीक है, ये आपका एजुकेशनल सेक्टर होता है। एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर एनी लॉ, ये भी आपका एजुकेशनल सेक्टर होता है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि एक सर्कुलर ने क्या बोला कि जो सीबीएसई होती है ना, आपकी सीबीएसई जो होती है ना, सेंट्रल स्टेट एजुकेशन बोर्ड, वो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जो भी सर्विस देता है ना, तो वो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की परिभाषा में ही आएगा, ये आपका सर्कुलर बोलता है। फिर बोलता है कि किसी लॉ में रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन देने वाला। उसके अलावा बोला कि एक इंपॉर्टेंट अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स। अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स में क्या क्या आ गया कि स्पेसिफाइड लॉ वाला ITI यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होता है ना, स्पेसिफाइड लॉ के तहत, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर अगर NCVT या SCVT के तहत चलता है, यानी कि नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है। तो मुख्य तौर पे जिसको आप ITI करके पुकारते हो, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये आपका हो गया स्पेसिफाइड लॉ के तहत। फिर बोला कि NCVT और SCVT के तहत, NCVT और SCVT के तहत, तो ये भी आपका एग्जेम्प्टेड हो जाता है। उसके बाद जहां तक हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि मॉड्यूलर एम्प्लॉय स्किल कोर्स होता है, मॉड्यूलर एम्प्लॉय स्किल कोर्स, ठीक है, एक होता है मॉड्यूलर एम्प्लॉयमेंट स्किल कोर्स, ये अगर अप्रूव्ड है एनसीवीटी से अप्रूव्ड है, या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पेसिफाइड मिनिस्ट्री, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पेसिफाइड मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है, तो वो मॉड्यूलर जो आपका एम्प्लॉयमेंट स्किल कोर्स होता है वो भी एग्जेम्प्टेड होता है। फिर जहां तक बात करते हैं कि आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की परिभाषा में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, ये सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की परिभाषा है, जिसमें हम लोगों ने देखा स्कूल कॉलेज तो होता ही है, इसमें प्री स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट देखा, सीबीएसई को भी देखा कि एग्जाम कंडक्ट कराने की प्रोसेस वो कहलाती है। किसी भी लॉ में रिकॉग्नाइजेशन देने वाला जो है ना, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहलाता है। फिर अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स स्पेसिफाइड लॉ के तहत जो ITI ट्रेनिंग करवाता है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर NCVT या SCVT चलाता है, ठीक है, या फिर मॉडल एम्प्लॉय स्किल कोर्स NCVT अप्रूव्ड हो या डायरेक्टर जनरल स्पेसिफाइड मिनिस्ट्री का, या फिर अप्रूव्ड एजुकेशन के पार्ट के तहत अगर कोई प्राइवेट ITI है जिसने स्पेसिफाइड लॉ के तहत जो है ना, वो आपका क्या बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड है, तो एग्जेम्प्टेड होगा।
ठीक है, तो ये आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की परिभाषा एक बार देख लेना, बड़ी लंबी चौड़ी बात है। हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कौन कौन सा सर्विसेज एग्जेम्प्टेड होता है, जो मुख्य तौर पे हमारा आता है। तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो सर्विसेज एग्जेम्प्टेड होगा ना, तो वो उसमें हम लोग बात करते हैं जो स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ है, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ है, उसको कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील और अदर सर्विसेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सॉरी टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें टू सर्विस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अभी कुछ इसको तीन कैटेगरी में बांटे हैं। एक आपका जो है ना प्री स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट तक। दूसरा हम लोगों ने देखा है कि एक्सेप्ट प्री स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट और एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स, इन सबको इन दोनों को छोड़कर आपका बी कैटेगरी में आ गया। और सी वाला एडमिशन या कंडक्ट इन एग्जाम करवाना। तो ये तीन तरह के सर्विस इनको दिए जाते हैं। पहले सर्विसेज में केवल आपका प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर इक्विवेलेंट तक एग्जेम्प्टेड है, जिसमें स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ का ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज वगैरह सब आ गया। किसका? एसएफसी का, स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ का। स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ का ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, मिड डे मील, सिक्योरिटी, क्लीनिंग वगैरह सब सर्विसेज जो होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि जो जर्नल वाला मामला है ना, कि ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल या फिर जो है ना पीरियोडिकल जर्नल है, यहाँ पर मेडिकल नहीं, सॉरी पीरियोडिकल जर्नल है। ये जो जर्नल होता है ना, वो स्कूल वाले तो पढ़ेंगे नहीं, ये जो जर्नल सब है वो प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट तक के लिए नहीं है। उसके अलावा वोकेशनल कोर्स वाले के लिए भी जर्नल नहीं है। बाकी सबके लिए आपका ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल या फिर पीरियोडिकल जर्नल जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमने देखा। एग्जाम कंडक्ट करवाना, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एग्जाम कंडक्ट करवाता है अपना या अपने संस्थान में किसी और का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, दोनों। तो टू और बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर एग्जाम में एडमिशन कराना या एग्जाम कंडक्ट करवाना, दोनों सर्विसेज एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे। अब हम लोग बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। बाय एजुकेशन सर्विस में क्या बोला ना कि जो आपका स्कूल होता है, हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट होता है, जो रिकॉग्नाइज्ड अंडर किसी भी लॉ के तहत होगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में बोला कि उन सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बोला कि आपका कैटरिंग या अदर सर्विसेज टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, ये जो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को जो ये सर्विस देगा ना, कैटरिंग या फिर अदर सर्विसेज देगा, वो एग्जाम्प्ट होगा। एंट्रेंस फीस और एग्जाम कंडक्ट करने, जैसा कि मैंने बोला कि टू और बाई दोनों केस में एग्जाम वाला जो होता है ना वो एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, अब हमारा बच गया कि एक आपका बच गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी जिसको बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर मान लीजिए कि डिग्री या डिप्लोमा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है यहाँ पर 1 साल या उससे ज्यादा, 1 ईयर प्लस, उसको लॉन्ग टर्म बोल दिया गया। 1 साल या उससे ज्यादा को लॉन्ग टर्म बोल दिया। स्पेसिफाइड बोर्ड के द्वारा जो है ना रिकमेंडेड हो, तो फिर आईआईटी का जो आपका सर्विस होता है वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स सेक्टर के बारे में। स्पोर्ट्स सेक्टर के बारे में जहां तक हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच या टीम मैनेजर वगैरह सब जो पार्टिसिपेंट्स करवाता है, रिकॉग्नाइज्ड बॉडी के लिए लोग सर्विस देगा ना, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड बॉडी को सर्विस दिया, ये लोग कई लोगों को पैसा मिला तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके जहां तक बात करते हैं कि अगर एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज्ड बॉडी को सर्विस देता है, स्पोर्ट्स का सर्विस, तो फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि अदर नोटिफाइड स्पॉन्सरशिप सर्विस या इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि फीफा हुआ था, फीफा 2020, ये सारी चीजें जो है ना आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। स्पोर्ट्स सेक्टर में 3 बातें ही हम लोगों ने देखी। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की बात हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई किसी भी प्रकार का सर्विस देता है ना, एनी सर्विस देता है तो एग्जाम्प्ट हो जाता है। लेकिन आरबीआई सर्विस 2 प्रकार के सर्विसेज आरबीआई अगर लेता है तो वो आपका एग्जाम्प्ट होता है, बाकी सारे टैक्सेबल होते हैं। 2 प्रकार का सर्विस ही एग्जाम्प्ट होता है। लेने टाइम में इनपुट इनका 2 ही प्रकार का एग्जाम्प्ट होता है, आउटपुट आरबीआई का सारा एग्जाम्प्ट होता है। इनपुट में एनी सर्विस बाय आरबीआई एग्जाम्प्ट होता है और सर्विस टू आरबीआई, ठीक है, इज एग्जाम्प्ट टू सिचुएशन ओनली। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी अगर सर्विस देता है ना आरबीआई को तो एग्जाम्प्ट होगा। दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर मान लीजिए कि आरबीआई को फॉरेक्स रिजर्व वगैरह का सर्विस देता है कौन? ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आपने मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी देखा, ओवरसीइंग कमिटी, और दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉरेक्स रिजर्व का सर्विस आरबीआई को देता है। तो ये 2 इनपुट सर्विस एग्जाम्प्टेड होता है और इनका आउटपुट सारा सर्विस एग्जाम्प्टेड हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर इंडिया में लोकेटेड फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन सर्विस देता है तो सर्विस बाय इंडियन लोकेटेड डिप्लोमेटिक मिशन, ठीक है, तो एग्जाम्प्टेड हो जाता है। यानी कि जो आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसका कोई भी ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट बाकी कोई सर्विस देगा तो जीएसटी के दायरे में आएगा। लेकिन इंडिया में लोकेटेड डिप्लोमेटिक मिशन अगर सर्विस देता है तो वो एग्जाम्पशन हो जाएगा। फिर आईआईटी अगर सर्विस देता है इंश्योरेंस कंपनी लोगों को तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। आईआईटी सर्विस देता है इंश्योरेंस कंपनी वगैरह को तो एग्जाम्प्ट हो जाता है।
अब हम लोग कुछ सर्विसेज देखते हैं कि जो कि गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी देगा ना, ये देखिए गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी नाम है, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को सर्विस देगा ना तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट पात्र केस, पीएटीआर केस। अब ये पीएटीआर केस क्या होता है एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि नोट में मैंने बताया हुआ है पीएटीआर, बस ये वर्ड आपको याद रखना है, पीएटीआर, बस ऐसे ही। पी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस सर्विस, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज का जो स्पेसिफिक सर्विस होता है, कौन सा स्पेसिफिक सर्विस होता है, एक आपका SALE, यानी कि आपका ये स्पीड पोस्ट सर्विस हो गया, ये एजेंसी सर्विस हो गया, उसके बाद ये आपका लाइफ इंश्योरेंस सर्विस हो गया, और ये एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विस हो गया। ठीक है, स्पीड पोस्ट का 4 प्रकार का सर्विस, सॉरी यहाँ पर जो है ना आपका पोस्ट ऑफिस का 4 प्रकार का सर्विस जो होता है, इसमें इसको बोले पी, इसको बोले पी। ठीक है, उसके बाद ए का मतलब बोले एयरक्राफ्ट और वेसल, एयरक्राफ्ट और वेसल के इनसाइड या आउटसाइड एरिया में कोई भी सर्विस, तो ये एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट वेसल का जो प्रिमिसेस होता है ना उसके इनसाइड या आउटसाइड दिया गया सर्विस ए में कवर कर गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, इसको टी करके बोला गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और ऑफ गुड्स और पैसेंजर, इसको टी करके हमने बोला। और आर का मतलब रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी। अब ये मैं आपको याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी गवर्नमेंट लोग ये सर्विस, ये सब सर्विस देती है ना, गवर्नमेंट का कोई भी सर्विसेज एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन ये 4 सर्विसेज एग्जेम्प्टेड नहीं होता। आरसीएम चैप्टर में भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ाते वक्त में भी मैंने पीएटीआर करके जिक्र किया था, पीएटीआर करके जिक्र किया था आरसीएम पढ़ाते वक्त में भी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है हमारा वनडे रिवीजन, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं लूंगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पीएटीआर का मतलब समझ लिया। तो अगर यहाँ की बात करते कि पीएटीआर को छोड़कर कोई भी ग्रॉस अमाउंट चार्ज 5,000 रुपए तक करता है कोई भी सरकारी संस्था, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, तो वो एग्जेम्प्टेड होगा। फिर पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सारे सर्विसेज एग्जेम्प्टेड होंगे। पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये एग्जेम्प्टेड होगा। किसी भी लॉ के तहत रजिस्ट्रेशन करना जो है एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। किसी भी लॉ के तहत जो गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी का रजिस्ट्रेशन करना आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। फिर वर्कर हो गया, कंज्यूमर हो गया या पब्लिक हो गया, उसका अगर सेफ्टी या कैलिब्रेशन चेक करवाया जाता है तो वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाता है। ये गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी के द्वारा हो गया। अब गौरतलब यहाँ पर ये है कि मैंने यहाँ पर जो वर्ड यूज किया ना कि गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी का ये सारे सर्विसेज, पात्र को छोड़कर, पीएटीआर को छोड़कर सारे सरकारी को 5,000 रुपए तक चार्ज करने में एग्जेम्प्टेड होता है गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को। ये सारे सर्टिफिकेट बनाता है, बर्थ सर्टिफिकेट, लाइफ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, तो सिचुएशन में पासपोर्ट वीजा था तो आपका रजिस्ट्रेशन करना एग्जेम्प्टेड। उसके बाद जहां तक बात करते हैं सेफ्टी या कैलिब्रेशन चेक करवाया, टेस्टिंग वगैरह सब करवाया, पब्लिक का, वर्कर का, कंज्यूमर वगैरह का, तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, जैसे सरकार की तरफ से अगर मान लीजिए कि अभी आपका आरटीपीसीआर होता है, कोविड टेस्ट होता है, तो सारे एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। फिर बात करते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। अब ये गवर्नमेंट में जो है ना पीएटीआर को यहाँ पर भी छोड़कर अगर ये कुछ सर्विसेज देते हैं, ठीक है, ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं जो प्रीवियस ईयर में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था, जो कि प्रीवियस ईयर में रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 22 में टर्नओवर के हिसाब से लायबल था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसे बिजनेस एंटिटी को आपको पता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से टैक्स लगता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी कोई भी सर्विस देता है पात्र को छोड़कर, पीएटीआर को छोड़कर, तो बिजनेस एंटिटी को अगर दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर मान लीजिए वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से टैक्सेबल होता है। ठीक है, पीएटीआर के केस में आपने देखा था कि सरकार के खुद ही के हाथ में टैक्स लगेगा, पोस्ट ऑफिस, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट और आपका जो आपका आर से क्या था रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी के मामले में सरकार के हैंड में ही टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जहां होगा वहां पे रिवर्स चार्ज लगता ही है, जैसे कि आपका रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं। तो अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर पीएटीआर सर्विसेज का मतलब उम्मीद करता हूं आपने देख लिया। ए का मतलब जो है ना एयरक्राफ्ट या वेसल के इनसाइड या आउटसाइड सर्विस देना, टी का मतलब गुड्स या पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट करना, आर का मतलब रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अगर ये सरकार लोग देती है रजिस्टर्ड पर्सन को तो फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, अदर को देती है तो सरकार को खुद ही फॉरवर्ड चार्ज से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज देती है, नेचुरल रिसोर्स का यूज करने का राइट देती है इंडिविजुअल फार्मर को, तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल 2016 से पहले अगर मान लीजिए कि रेडियो फ्रीक्वेंसी या स्पेक्ट्रम का लाइसेंस किसी को दिया है तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर कस्टम डिपार्टमेंट में मर्चेंट ओवरटाइम चार्ज होता है, कस्टम ऑफिसर को बोला जाता है कि एक्स्ट्रा काम करो तो एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा, ज्यादा इंस्पेक्शन वगैरह उनको करना पड़ता है कस्टम स्टेशन पे, आपने कस्टम क्लियरेंस में देखा ही होगा, तो ज्यादा सर्विस उसको मर्चेंट ओवरटाइम चार्ज बोला जाता है, वो भी एग्जम्प्टेड होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सर्विस बाय गवर्नमेंट के बारे में इतनी सारी लंबी चौड़ी कहानी देखी, उम्मीद करता हूं कि बैक करके एक बार आप इसको रिवाइज करोगे। अगर मान लीजिए सर्विस टू गवर्नमेंट सेक्टर, अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट सेक्टर को सर्विस दिया जाता है फेयर प्राइस शॉप चलाने का, जीएसटी नंबर को इंप्लीमेंट करने का, म्युनिसिपल फंक्शन का, पंचायत फंक्शन का, ये म्युनिसिपल फंक्शन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 234 जी आर्टिकल है। ठीक है, और इसके बाद 234 डब्ल्यू आर्टिकल है, ये सारे एग्जम्प्टेड होते हैं। म्युनिसिपल फंक्शन की एक्टिविटी और पंचायत का फंक्शन
फेयर प्राइस शॉप, जो कस्टम स्टेशन को ना फेयर प्राइस शॉप वो वाला, या फिर अदर प्लेस पे भी हो सकता है। जीएसटी नेटवर्क को इंप्लीमेंट करना, जीएसटी पोर्टल को। उसके बाद जहां तक बात करते हैं इंश्योरेंस, अगर पूरा सरकार प्रीमियम देती है तो वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट कंडक्ट करता है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई सारे जो बीएसएनएल के डिपार्टमेंट वाले को ठीक से कंप्यूटर सिखाओ, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम उसने चलाया। उसके एयरपोर्ट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, मैंने आपको पहले ही बताया था एयर का बताते हुए, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत, ठीक है, गवर्नमेंट जो है ना किसी किसी एयरपोर्ट को चार्ज देती है, ठीक है, पैसा देती है, तो वो उनको पैसा जो मिला एयरपोर्ट को ना वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये जो सर्विस देती है ना तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर जहां तक बात करते हैं कि अगर सरकार बोलती है कि बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया जाके करो, तो सरकार इसका सर्विस देती है, तो फिर वो भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो 2 में आपने देखा किसको किसको एग्जाम्प्ट हो जाएगा, फेयर प्राइस शॉप चलाना, जीएसटी नेटवर्क का इंप्लीमेंट करना, म्युनिसिपल फंक्शन, पंचायत फंक्शन, इंश्योरेंस स्कीम में जहां टोटल प्रीमियम सरकार पे करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना गवर्नमेंट के द्वारा, एयरपोर्ट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम वाला, ईएसआई कॉर्पोरेशन वाला, और जो बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया सरकार करवाती है, तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट का जो कन्वेंस होता है उसका हायरिंग करना। अगर मान लीजिए स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ का जो आपका एजुकेशन वाले में देखा था हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट तक, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर आप देते हो, स्कूल लेता है आपसे, स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल या इक्विवेलेंट लेता है आपको, कि भाड़े पे लेता है आपका बस वगैरह सब, तो वो सर्विस भी एग्जेम्प्टेड हो जाता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं, कुछ गौर करने वाली बात है कि मोटर व्हीकल का हायर करना स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को, अगर 12 से ज्यादा पैसेंजर का कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर, अगर लोकल अथॉरिटी को देते हो तो इलेक्ट्रिक होगा, 12 से ज्यादा कैपेसिटी होगा तो ही एग्जेम्प्टेड होगा। लोकल अथॉरिटी को देते हो तो हायरिंग का, मोटर व्हीकल हायरिंग का, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को देते हो तो 12+ कैपेसिटी, लोकल अथॉरिटी को देते हो तो इलेक्ट्रिक एंड 12+ कैपेसिटी, और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कोई भी भाड़े पर देता है, याद रहे कोई भी भाड़े पर देता है, इलेक्ट्रिक हो या नहीं हो, कितना भी कैपेसिटी हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जब भाड़े पे लेता है ना तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जब भाड़े पर लेता है तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब हम लोग मिसलेनियस की बात करते हैं। मिसलेनियस में अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान लीजिए कि जो आपका जो भी पर्सन है जो कि आपका ईपीएफ के तहत गवर्न करता है, उनको सर्विस देता है, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। आईआरडी अगर कंट्रोल असिस्ट या रेगुलेट करता है इंश्योरेंस कंपनी को तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। सेबी स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अगर प्रोडक्ट प्रमोट या रेगुलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट को या उसमें रिलेटेड लोगों को, तो वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है वो सर्विस। पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन कलेक्शन वगैरह का जो सर्विस देता है वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। उसके जहां तक बात करते हैं कि इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अगर एसेट्स लीज पर देता है इंडियन रेलवे को, एक इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भारतीय रेलवे को एसेट्स को लीज पर देता है तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि अगर कलेक्ट या प्रोवाइड करने का न्यूज सर्विस, कलेक्ट और प्रोवाइड करना न्यूज सर्विस को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, ठीक है, या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या यूनाइटेड न्यूज एजेंसी, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनाइटेड प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ये लोग अगर जो है ना कलेक्ट या प्रोवाइड करते हैं न्यूज सर्विस तो वो एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, कलेक्ट या प्रोवाइड करना न्यूज सर्विस इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, अगर मैं इंडिविजुअल जर्नलिस्ट हूं और मैं न्यूज वगैरह सब कलेक्ट करके देता हूं, उसको सेल करता हूं, तो जो पैसे आते हैं वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया को भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर जहां तक बात करते हैं जानवरों का मारना, काटना, मर्डर करना, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल जिसको बोला जाता है, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, ठीक है, तो वो भी मछली मुर्गा वगैरह सबको जो है ना वो प्रोसेस करने के लिए सर्विस देते हैं, वो भी एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से, अगर मान लीजिए टैक्सेबल टेरिटरी में रिसिपिएंट को सर्विस दिया गया, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से सर्विस प्रोवाइडर है, टैक्सेबल टेरिटरी में रिसिपिएंट है, इसको सर्विस दिया गया, तो बोला गया कि स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। कौन कौन से ऐसे स्पेसिफाइड रिसिपिएंट हो सकते हैं? अगर ये टैक्सेबल टेरिटरी का बंदा खुद सरकार है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी है, या फिर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट का जो है ना चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है, या फिर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विस दिया जा रहा है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, विदेश से विदेश में ही सर्विस दिया जा रहा है। ठीक है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विस दिया जा रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर जहां तक बात करते हैं कि अगर इंडिविजुअल पर्सनल कंजम्पशन के लिए सर्विस लेता है, बिजनेस, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं लेता है, इंडिविजुअल को सर्विस दिया जाता है, अगर ये स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है टैक्सेबल में तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद OIDAR सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस और एक्सेस रिट्रीवल सर्विस अगर दिया जाता है, ये 4 केस में इन टैक्सेबल टेरिटरी में वाले रिसिपिएंट को एग्जेम्प्टेड हो जाता है। ठीक है, इसमें तो एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ही है। ठीक है, तो ये 3 केस है, हो गया आपका टैक्सेबल टेरिटरी वाला, सॉरी 4 केस, और एक केस हो गया नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाला।
अब ये 4 केस हो गया, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी को दिया, या बारडोली वाले को दिया, या फिर जो है इंडिविजुअल जो बिजनेस कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं मान रहा है उसके लिए दिया, और ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल के लिए दिया, तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अब लोग बात करते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जेम्पशन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैंने यहाँ पर जानबूझ के नाम दिया, फिर से मैंने वेसल की बात आपको याद दिलाई है। यहाँ पर बोला है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट आउटसाइड इंडिया टू इंडियन कस्टम स्टेशन, भारत के बाहर से भारत में आता है, यानी कि इंपोर्ट होता है, तो वेसल के केस में आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वेसल के केस में आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद कस्टम स्टेशन, यानी कि आप यहाँ पर हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। भारत के कस्टम स्टेशन से आउटसाइड इंडिया में ले जाना, एयरक्राफ्ट या वेसल दोनों को बोला, एयरक्राफ्ट या वेसल दोनों को बोला, एयरक्राफ्ट या वेसल दोनों के केस में बोला कि एक्सपोर्ट के केस में भैया 30 सितंबर 2021 तक आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर फाइनेंस एक्ट 2020 में ना 3 सैटेलाइट सर्विस चंद्रयान आने के बाद अकल आया कि सैटेलाइट सर्विस को भी एग्जाम्प्ट करो भैया। अगर इसरो के द्वारा सैटेलाइट सर्विस दिया जा रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो इसरो के द्वारा, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन के द्वारा और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड होगा शायद, इंडिया लिमिटेड के द्वारा, तो ये आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। सैटेलाइट सर्विस, सैटेलाइट का लॉन्चिंग, सैटेलाइट के लिए अलग पैड हो, सैटेलाइट पैड होता है, लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो भले ही ये सर्विस विदेशी को भी दिया जाता है, लेकिन आसमान में सैटेलाइट जाएगा ना अगर भारत से, तो वो आपका सर्विस देना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। गोइंग कंसर्न का ट्रांसफर करना ये एग्जेम्प्टेड होता है। पब्लिक सर्विस कोई देता है, जैसे कि आपका स्वच्छ कौन सा है, सुलभ शौचालय है, ठीक है, तो बाथरूम, वॉशरूम, टॉयलेट, ये सारे एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं। फिर बात करते हैं कि इंडियन टूर ऑपरेटर, अगर इंडियन टूर ऑपरेटर जो होता है ना, इंडियन भारत का टूर ऑपरेटर मैं हूं और मैं एक विदेशी को विदेश घूमने का, जैसे एक अमेरिकन है उसको जापान घूमने का सर्विस देता हूं, अमेरिकन को टिकट कटाता हूं, मैं ऑर्गेनाइज करता हूं। इंडियन टूर ऑपरेटर अगर फॉरेन टूरिस्ट को आउटसाइड इंडिया में टूर करने का सर्विस देता है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर स्पेसिफाइड एक्ट के तहत जो ताजमहल वगैरह जैसे मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने का सर्विस देता है वो भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, आरटीआई एक्ट के तहत जो आप आरटीआई एक्ट के तहत जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उसके जो पैसा चुकाते हो ना, उसको जो वो भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। फिर जहां तक बात करते हैं कि री इंश्योरेंस सर्विसेज, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है ना, दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से वापस ही इंश्योरेंस ले लेती है उस चीज का, ताकि जो है ना उनको क्लेम शेयर हो जाए, रिस्क शेयर हो जाए, तो री इंश्योरेंस सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट होता है। इंटरमीडिएरी फाइनेंशियल सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट होता है। और बहुत सारा लिस्ट दिया गया है बीमा योजना का, बहुत सारा बीमा योजना दिया गया है लिस्ट, ठीक है, नोटिफिकेशन में करीब 17-18 प्रकार के हैं, वो सारे बीमा योजना एग्जेम्प्टेड होते हैं। राजीव गांधी बीमा योजना, फलाना योजना, ठीक है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि सेंट्रल आर्म फोर्स, ठीक है, सेंट्रल आर्म फोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड से जो आपका पैसा दिया जाता है ना, वो भी आपका एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। सेंट्रल आर्म फोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड से लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है, जो सेंट्रल आर्म फोर्स का मेंबर होता है उन लोगों को, तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर लगभग 50 मिनट में जो है ना हम लोगों ने एग्जेम्पशन चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है। आप इसको बार बार सुनोगे, इस वीडियो को रिवाइज करोगे और ये वीडियो आपके लिए एग्जाम टाइम में काफी काम का साबित होगा। मैंने बहुत जल्दी जो है उसको कवर करवाने की कोशिश की है। डिटेल एग्जेम्पशन चैप्टर भी जो है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे दिया गया है, आप सर्च कर लेना, ठीक है। आप वहां से एक बार डिटेल में देख लेना और आप सेल्फ स्टडी जरूर से करो, स्टडी मेटेरियल, इंस्टीट्यूट की स्टडी मेटेरियल का स्टडी जरूर से करना। मैंने कोशिश की है हर जगह मैं परफेक्शन से जो है ना सारी चीजों को कम समय में प्रेजेंट कर पाऊं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं त्रुटि रह जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं पहले ही, और मैं चाहता हूं कि एक बार जो है ना आप सारी चीजों को वेरीफाई कर लो। मैंने अपना बेस्ट जो है वो देने की कोशिश की है। 1 घंटे के अंदर में मेरा टारगेट था एग्जाम चैप्टर को रिवाइज करना। हमारे अगले वीडियो तक के लिए आपको जय राम जी की।